जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इतिहास को बड़े ही अच्छे ढंग से देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। हमने इतिहास को वर्गीकृत करके अध्ययन किया था। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन, इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। ये जो नगर था वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। अभी आगे जब पढ़ेंगे तो डिटेल से आपको सब कुछ पता चलेगा। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे के औजार का उपयोग, लेखन कला का ज्ञान, नगर शहरों में रहने का सभ्यता प्रतीक माना जाता है। इस समय तक आते आते मानव को एक धातु जिसका तांबा नाम है, तांबे का क्या हो चुका था, ज्ञान हो चुका था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो किस धातु का, तांबे का, या उसको ताम्र भी कहते हैं, तांबा का प्रयोग किया था। मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। अब इसका नाम कैसे पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, नामकरण के बारे में देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यदि आपके सामने इन 4-5 नामों में से कोई भी आ जाता है तो आप एक ही सभ्यता समझिएगा, वो है हड़प्पा की सभ्यता। इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। आपको बता दें कि सिंधु नदी की ही एक सहायक नदी है रावी नदी, और रावी नदी के पास ही हड़प्पा सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर हड़प्पा मिला था। प्रथम खोजा गया स्थल का क्या था, हड़प्पा। कहाँ पर, रावी नदी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद प्रारंभिक वर्षों में जिन स्थलों की खोज एवं उत्खनन किया गया, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, आर्मी, कोटिदीजी, अलीमुराद आदि सभी सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। ये जितनी भी सभ्यता आप देख पा रहे हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता या चनहुदड़ो, ये सब नगर हैं। आमरी या कोटदीजी या अलीमुराद, ये सब कहाँ पे बसे हुए थे, सिंधु नदी के तट पर। अतः पुराविदों ने प्रारंभ में इस प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया। ये जितने भी शहर आप देखे अभी तक, ये सब कहाँ बसे हुए थे, सिंधु नदी के तट पर। इसलिए जो पुरातात्विक थे, पुराविद, उन्होंने इस सभ्यता को क्या नाम दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो आप इसका उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जो भी शहर चनहुदड़ो हुआ या मोहनजोदड़ो हुआ या ये जितने भी नाम दिए हैं, ये सब किस नदी के तट पर थे, सिंधु नदी के तट पर। इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। कालांतर में इस सभ्यता के प्रमाण सिंधु घाटी से लेकर सिंधु घाटी से बाहर अन्य क्षेत्रों में पाए गए, जैसे सरस्वती घाटी, यमुना घाटी, गोदावरी घाटी। ये जो नदियाँ आप देख पा रहे हैं, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, ये सब कहाँ है, भारत में है। तो पुरातात्विक ये कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीता वैसे क्या हुआ कि ये सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता, इनके प्रमाण जो है इन क्षेत्रों में मिलने लगे। यानी कि हो सकता है कि उस समय के लोग जो हों वो इन क्षेत्रों में आए हो, इसलिए ऐसा प्रमाण मिलता हो। अतः यह नाम अनुपयुक्त हो गया, क्योंकि यह भौगोलिक क्षेत्र को इंगित करता है। तब पुराविदों ने इस सभ्यता के प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में किस शहर की खोज हुई थी, तो वो कौन सी सभ्यता थी, हड़प्पा नगर था। इसलिए इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, क्योंकि यह इतिहास की परंपरा का पालन करता है। यह नाम इस सभ्यता का उपयुक्त नाम है, क्योंकि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को इंगित नहीं करता है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को एक इम्पोर्टेंस नहीं देता है। अब कैसे हो कि
कहाँ तक इसका सीमा था, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक थी और इसका विस्तार कैसे हुआ या विस्तार किस प्रकार से हुआ, इस बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में, पाकिस्तान में एवं अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता किन किन देशों में अब विस्तृत हुआ था या विस्तार हुआ था, तो आपका उत्तर होना चाहिए 3 देशों में। वो कौन कौन से थे? भारत और इसके 2 पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हुआ था। इस सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल भारत से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी या हड़प्पा की जो सभ्यता है वह सबसे ज़्यादा जो पुरास्थल है, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से, किस देश से? तो भारत से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतका गोंडोर, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के मध्य में, से लेकर पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ ज़िले में, तक लगभग 1600 किलोमीटर तक था। ये सभ्यता जो थी वो सबसे ज़्यादा इसके साक्ष्य मिले हैं भारत में। और इसकी सभ्यता, इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ तक था, बताता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये हो गया, मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, इसका सीमा कहाँ से कहाँ तक था? तो पश्चिम में इसका था सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र है पश्चिम में। और पूरब में कहाँ तक था? उत्तर प्रदेश के, ये जो आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आलमगीर जगह, यहाँ तक इसकी सीमा थी। उत्तर में कहाँ तक थी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी भारत में ही पड़ता है। उत्तरी सीमा इसके कहाँ तक थी? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी सीमा कहाँ तक थी? महाराष्ट्र। कहाँ तक? महाराष्ट्र तक थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये इतनी बड़ी थी। कहाँ? पूरब में इसका पड़ता है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। और यहाँ पश्चिमी का कौन सा पड़ता है? सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र है। और उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में महाराष्ट्र तक सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था। अब देखते हैं, उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर का नाम अभी मैंने बताया था, तो वो उस जगह का नाम क्या है? मांडा। जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाईमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, लगभग 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में हुआ था। ये कितनी दूर तक विस्तारित था, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सभ्यता के क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस पॉइंट को आप याद करिएगा, अच्छे से नोट करके रखिएगा। कितने इसकी क्षेत्रफल था? लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इस सभ्यता का विस्तार भारत में किन किन राज्यों में हुआ था, ये देख लेते हैं। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में हुआ था। इन राज्यों को जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ तक विस्तृत थी। पाकिस्तान में पंजाब, सिंधु एवं बलूचिस्तान प्रांतों में तथा अफगानिस्तान में यहाँ तक हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं। सबसे अधिक पुरास्थल, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्ष्य किस जगह से पाए गए हैं? तो सरस्वती नदी की घाटी में पाए गए हैं। एक प्रांत से सर्वाधिक पुरास्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र है। ये गुजरात के पास समुद्री सीमा कितनी है? 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट। और सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत के किस नदी से? सरस्वती नदी घाटी से। अब आप इस चार्ट को देखें, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से, जल्दी से और सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए, स्थल का नाम हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा अभी तक कहाँ है? पाकिस्तान में है, पंजाब, इन सब जगह पर हड़प्पा सभ्यता का नगर का विकास हुआ था। कौन सी नदी के पास? रावी नदी के पास। किस सन में खोजा गया था? तो 1900 सन में खोजा गया था। किनके द्वारा? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूपन वत्स और उनकी टीम जो थी, समूह के द्वारा खोजा गया था।
तो आपको इसके याद रखना है कि दयाराम साहनी द्वारा 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ था और हड़प्पा सभ्यता का पता चला था, जो किस किस क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान में, पंजाब में, मोंटेगोमरी में, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और इससे इस जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इसे क्या क्या वस्तुएं मिले हैं इसके बारे में देखते हैं। श्रमिक आवास, 18 वृत्ताकार चबूतरे। चबूतरे आपने देखा होगा गांव में, जहां पर क्या होते हैं कि खाली समय में लोग बैठते हैं सुबह या शाम को, या पीपल का वृक्ष होता है, जैसे कि ये मान लीजिए कि पीपल का वृक्ष है और इसके चारों ओर से एक बना रहता है जिस पे लोग बैठते हैं। तो चबूतरा 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। 16 भट्टियाँ मिली हैं। भट्टियाँ वो भट्टियाँ नहीं जो शराबी लोग शराब पीते हैं, वो भट्टियाँ नहीं हैं, ये चूल्हे के आकार की भट्टियाँ हैं जिस पे खाना बनता था। 4 खंडों में अन्नागार मिले हैं। अन्नागार यानी कि जहाँ पे अन्न का संरक्षण होता था, अन्न का रखरखाव होता था अच्छे बड़े ही व्यवस्थित ढंग से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय जो खेती थी वो बहुत ही अच्छे लेवल पर थी, जो अधिक अन्न उगाते थे, इसलिए क्या थे, अन्नागार बनाया गया था। 5 सोने का बना हार मिला है। 5वें नंबर क्या है, ये सोने का हार मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है, सोने का हार। प्रसाधन बॉक्स मिला है। पाउडर मिला है। काजल की डिबिया मिली है, जो श्रृंगार में इस्तेमाल किया जाता है, काजल जो आंखों में लगाया जाता है, उसकी डिबिया मिली है। गधे का प्रमाण मिला है। गधे का प्रमाण मिला है, इससे हमें क्या सूचना मिलती है कि उस समय भी जो श्रमिक लोग थे, मजदूर लोग थे, क्या वे गधे से काम करवाते होंगे? हाँ, करवाते होंगे। तांबे से बना पैमाना मिला है। हृदयाकार मनका आदि मिला है। मनका क्या होता है, जैसे एक तरह से ये भी मिट्टी का बर्तन ही होता है। ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। एक बार फिर इसको आपको याद दिला दें कि दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया है 1921 में रावी नदी के तट पर, जो इन क्षेत्रों में पड़ता है। किस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता इसको नाम देते हैं। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। यहाँ से सबसे अधिक मृत मानव की हड्डियाँ या कंकाल मिले हैं, जिसके कारण इसको मृतकों का टीला कहा गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आप इसको याद रखिएगा। किन किन क्षेत्रों में पाया गया है? पाकिस्तान, सिंध, लरकाना, इन क्षेत्रों में मोहनजोदड़ो सभ्यता पाई गई है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। किस सन में? 1922 में। किनके द्वारा खोजा गया था, उत्खनन किया गया था? किनके द्वारा? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी कहाँ के थे? बंगाल के थे। उत्खनन कार्य मार्शल द्वारा कराया गया था। ये एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने मतलब खुदाई करवाया था। किनके नेतृत्व में? राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में। तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो की सभ्यता की शुरुआत की, खोजा था। क्या इसका शाब्दिक अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और इस समय क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, क्या क्या जगह, क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, इस बारे में देखते हैं। तो विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल। उस समय भी क्या करते थे लोग, बड़े ही शौकीन थे, अच्छे से उनका जीवन था, एक सुसंपन्न व्यक्ति हुआ करते थे। स्नानागार में वो स्नान करते थे। विशाल अन्नागार मिला है। सभा भवन मिला है। उस समय के लोग भी मीटिंग किया करते थे, ऐसा प्रमाण मिला है। सभा भवन मिला है। पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित आवास यानी कि जो पूजा करवाते हैं उनको एक अलग तरह से एक अलग रूम दिया जाता था, या एक अलग कहें तो घर दिया जाता था। मृतकों की गली मिली है। गोमेद के मनके से बना हार भी मिला है मोहनजोदड़ो की सभ्यता में। चांदी की अंगूठी मिली है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है उसमें क्या मिला है? चांदी की अंगूठी मिली है। चांदी की डिब्बी में लाल कपड़े का साक्ष्य भी मिला है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये प्रश्न आप याद रखिएगा कि
प्रश्न कई बार आया भी है कि कांसे की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है, तो कौन सी सभ्यता से? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से मिली है। पत्थर निर्मित योगी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। मोहनजोदड़ो नगर से मिला है, सभ्यता नहीं। शिव का बना पैमाना भी है, शिव का बना पैमाना भी इसी नगर से मिला है। एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र है, आदि शिव। आदि शिव किन्हें कहा गया? जो प्रारंभिक शिव थे। सबसे पहले शिव का रूप जो है इन्हीं मोहनजोदड़ो नगर में देखा गया था। मतलब वो मानते हैं, इनको पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। जब इनके जो जानवर हुआ करते थे तो क्या होते थे? बीमार हो जाते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जानवरों के कोई देवता है और उनको पूजने से वो बीमार जानवर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो वो शिव की पूजा करते थे और 3 सिर वाले देवता का चित्र मिला है मोहनजोदड़ो नगर से। अब आते हैं चनहुदड़ो। देखते हैं चनहुदड़ो भी कहाँ से मिला है? पाकिस्तान, सिंध, नवाबशाह। किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के। किस सन में? 1934 में। किनके द्वारा खोजा गया था? एन.जी. मजूमदार। तो एन.जी. मजूमदार ने 1934 में सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में यानी सिंधु नदी के तट पर चनहुदड़ो की खोज की थी। इस समय में क्या मिला था? कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे चनहुदड़ो से? गुरियाना मनका का बना एक कारखाना, लिपस्टिक मिला था। लिपस्टिक जो औरतें सब श्रृंगार में प्रयोग करती हैं, वो कहाँ से मिला था? चनहुदड़ो में। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि उस समय की जो भी औरतें हैं वो क्या किया करती थी? श्रृंगार किया करती थी। उस समय की औरतें भी श्रृंगार करती थी, अच्छे से सजती संवरती होंगी। चनहुदड़ो से ऐसा लिपस्टिक मिला है। वृत्ताकार ईंट मिले हैं, वक्राकार ईंट मिले हैं, वक्राकार। ठीक है। इस एक ईंट पर कुत्ते एवं बिल्ली के पैर के निशान मिले हैं। हो सकता है कि वो ईंट जो है वक्राकार ईंट वो कैसा हो? गीला हो और कुत्ते और बिल्ली उस पर चढ़ गए हो। ठीक है। कुत्ता तो आपको पहले ही पता है कि मानव द्वारा पहला जानवर जो पालतू बनाया गया था, तो बिल्ली भी होगी। ठीक है। तो ये कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से। अब देखते हैं रोपड़। रोपड़ भी कहाँ से मिला है? भारत से, पंजाब में मिला है। इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। रूपनगर कहाँ पर है? पंजाब में, भारत के। ये मिला है सतलज नदी से 1950 में। और इसका उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा ने, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के रोपड़ नगर की खोज की थी, जो पंजाब, भारत के पंजाब शहर, पंजाब राज्य के रूपनगर शहर में स्थित है, सतलज नदी के तट पर। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण सबसे पहले भारत में यहाँ पर मिला था। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कहाँ पर मिला था? तो वो मिला था बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहाँ है? कश्मीर। ठीक है। और भारत में सबसे कहाँ मिला था? पंजाब। देखते हैं बनावली। बनावली भारत, हरियाणा और हिसार, ये तीनों क्षेत्र में इसका विस्तार था बनावली नगर का। सरस्वती नदी के तट पर पाया गया है। किस सन में? 1973 में। किनके द्वारा खोजा गया था? तो R.S. विस्ट के द्वारा खोजा गया था। इस समय क्या क्या साक्ष्य मिले थे? एक मकान में वाश बेसिन का प्रमाण, खिलौने के रूप में मिट्टी का बना एक हल। ऐसा प्रश्न में कई बार आया भी है और हो सकता है कि आए भी, कि मिट्टी के हल कहाँ पर मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? बनावली में। किस नदी के तट पर था ये? तो सरस्वती नदी के तट पर। उत्तम किस्म का जौ की सबसे पहला प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? बनावली का उत्तम किस्म का जौ यहाँ से मिला है। अब देखते हैं राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी भारत देश में हरियाणा राज्य के जींद शहर में स्थित है राखी गढ़ी। ये सब नगर जो है यहाँ पर था। ये कहाँ पर थी? किस नदी के तट पर? तो ये भी सरस्वती नदी के तट पर थी। 1969 में सूरजभान एवं भगवान दास दोनों ने मिलकर इस नगर की खोज की थी। राखी गढ़ी नगर की खोज किसने की थी? सूरजभान एवं भगवान दास ने 1969 में किया था। इसमें भारत का सबसे बड़ा पुरास्थल कहाँ पर है? भारत का हरियाणा में है, जींद में। कालीबंगा भारत, राजस्थान और गंगानगर,
इन क्षेत्रों में यहाँ तक फैला हुआ था कालीबंगा का। ये किस नदी पर है? घग्गर नदी। घग्गर नदी को वर्तमान नाम में क्या कहते हैं? घाघरा नदी। ठीक है। 1953 में खोजा गया था और अमलानंद घोष ने इसको उत्खनन कराया था, खोजा था। बीबी लाल एवं बीके थापर ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं? हल से जुते हुए खेत के निशान यहाँ पर मिलते हैं। एक ही खेत में 2 फसल उगने का साक्ष्य मिलता है। यहाँ हमें एक ही खेत में 2 फसल होने का साक्ष्य मिलता है। कहाँ पर? कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ है? भारत के राजस्थान में है। अलंकृत ईंट के प्रयोग और मिट्टी का बना पैमाना और अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं? भारत के राजस्थान के कालीबंगा नगर से। किस सन में खोजा गया था? 1953 में घग्गर नदी के किनारे। अब इसका अगला देखते हैं, लोथल। ये तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद नगर जो शहर है अभी भी, उस वहाँ से हमें लोथल नगर मिला था। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। ये किस सन में? 1954 में SR राव के द्वारा खोजा गया था। 1954 में भोगवा नदी के तट पर भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के लोथल नगर को खोजा गया था। किनके द्वारा? S राव के द्वारा। यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है? अन्नागार मिलता है, गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिलता है, रंगाई कुंड मिलता है। रंगाई कुंड यानी कि रंग से भरा हुआ एक कुंड था। ऐसा मान सकते हैं कि उस समय के लोग भी क्या पहनते थे? रंगे हुए कपड़े पहनते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। गोदी बाड़ा यानी डाक यार्ड, हाथी के दांत से निर्मित पैमाना मिला है। अग्निवेदिकाएँ मिली हैं। पत्थर निर्मित मूर्तिकार वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। पत्थर से जो गांव में ये चक्की नहीं होती है, जैसे कि आटा पीसते हैं या अन्य कोई भी चीज़ पीसते हैं, तो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? लोथल से। आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जांत इसको बोलते हैं, यानी कि पत्थर की जो चक्की है वो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। गुरीला की मृग मूर्ति मिली है, मृग मूर्ति। अब आते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो नगर है वो कहाँ पाया गया है? भारत और गुजरात और कच्छ, मैंने भारत देश के गुजरात राज्य के कच्छ जगह पर। कच्छ एक क्या है? कच्छ की खाड़ी भी है जो गुजरात के, जो ऐसे मान लीजिए मैप है हमारा गुजरात का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वहीं पर क्या है? हमारा कच्छ की खाड़ी है। मानहर एवं मानसर, इस नदी के तट पर ये धौलावीरा पाया गया था। धौलावीरा शहर खोजा गया था। किस सन में? 1967 में। किसने खोजा था? JP जोशी और RS बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी 1967 में। इसमें क्या क्या मिले हैं? धौलावीरा से जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, जैसे स्विमिंग पूल था ऊपर हड़प्पा सभ्यता में, वहीं उस तरह के ही धौलावीरा में प्राप्त हुए हैं। सोने की अंगूठी मिली है, ऊपर चांदी का अंगूठी मिली थी कालीबंगा में, और धौलावीरा में कैसे मिली है? सोने की अंगूठी। सूचना पट का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है स्टेडियम हमें से कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। और धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ के जगह पर स्थित है। इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी नगर नियोजन कैसी थी, यानी कि किस तरह से उस शहर का विकास हुआ था, इस बारे में देखते हैं। सामान्य विशेषताएं तो ये थी कि सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे, यानी कि एक ऐसा नगर था कि ऐसे नगर विश्व में कहीं भी नहीं मिल पा रहे थे, कहीं भी नहीं मिले हैं। ये एकदम सुसंपन्न सुव्यवस्थित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण नगर किसी संस्था के निर्देशानुसार बनवाए गए थे। इस समय के जो नगर थे उस समय सबके घर क्या थे? वर्गाकार हुआ करते थे, और सबके घर एक एक मंजिला बराबर था, और इनकी जो गलियाँ थी वो वर्गाकार कटी हुई थी। मान लीजिए कि यहाँ पर एक घर है और यहाँ से सब किसी के घर से
सड़क निकली हुई थी, यहाँ से घर थी। सड़कें सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर के अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। अभी आपको बताए हैं कि जो सड़कें थी वो सब समकोण पर काटती थी। जैसे कि मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है, यहाँ से जो सड़क निकली वो ऐसे चली जाती थी, तो ये कहाँ है, हमारा समकोण है 90 अंश का। फिर यहाँ पर एक घर है, तो यहाँ से एक सड़क निकलती थी, ये भी समकोण पर काटती थी। यहाँ पर एक घर है, यहाँ से भी एक सड़क निकली, ये 90 अंश हो गया। तो ऐसा प्रश्न में कई बार आया है कि किस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो कौन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सबसे चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुई है। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुई है। इसकी चौड़ाई लगभग कितनी थी, 10 मीटर थी। लगभग कितनी थी, 10 मीटर। पुराविदों ने इसे राजपथ यानी प्रथम सड़क की संज्ञा दी थी। राजपथ ऐसा माना जाता है कि उसमें इस नगर जो सबसे चौड़ी सड़क कहाँ मिला था, सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो में। तो वहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी थी, 10 मीटर, लगभग 10 मीटर। इस पर कौन चलता था, ऐसा माना जाता है कि राजा चलते थे। सामान्यतः मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे। मकानों में क्या क्या होता था, आंगन होता था, रसोई घर होता था, स्नानागार होता था, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय बनाए जाते थे। उस समय सभ्यता हमारी इतनी विकसित हो गई थी कि उस समय के लोग भी शौचालय का प्रयोग करते थे। उस समय के लोग भी बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से रहा करते थे, साफ़ सुथरे परिवेश में रहा करते थे। अब सोचिए जहाँ पर शौचालय का विकास हो गया हो, शौचालय के बारे में जानते हो, वो सभ्यता कितनी विकसित होगी। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः मकान के दरवाजे खुले सड़कों पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ऐसा क्यों, मान लीजिए ये मकान है, इसके आगे कोई सड़क है, तो इसका दरवाज़ा यहाँ पर नहीं खुलेगा। क्यों, क्योंकि इन्हें डर था कि जो ये सड़क है ये व्यापारिक सड़क है, यानी कि यहाँ पर गाड़ी तो उस समय नहीं होती थी, बैलगाड़ी जो है वो आती जाती होंगी, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा हो और सड़क पर चला जाए तो क्या हो जाएगा, इसको घटना हो सकता है। इसलिए यहाँ की जो दरवाजे थे वो सड़क पर नहीं खुलते थे बल्कि पीछे खुला करते थे, गलियों में। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंट का प्रयोग मिलता है। ये पॉइंट आपको परीक्षा में आने की संभावना है कि पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ कहाँ किस नगरों में मिलता है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में मिलता है, जबकि अन्य स्थलों से ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। और बाकी सब जगह किन ईंटों का प्रयोग किया था, कच्ची ईंट बना करके केवल सूखी हुई सूर्य के प्रकाश में सूखी ईंटों का प्रयोग करना, ऐसा मिला है। मात्र कालीबंगा से अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है। अलंकृत ईंट यानी कि उस पर चित्र बने हुए ईंट का प्रमाण मिला है। कहाँ से, कालीबंगा से। सामान्यतः ईंटों का आकार कितना है, ये इतना इंच था, जिनमें इसका अनुपात कैसा था, 4:2:1 का अनुपात था। प्रमुख नगरों की विशेषता। हड़प्पा की क्या विशेषता थी, तो हड़प्पा नगर 2 खंडों में विभक्त था। कौन कौन से, पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला नगर। इस समय के लोग क्या करते थे, मान लीजिए कोई व्यापारी है तो वो ऊपर रहता था यहाँ पर, ठीक है, और नीचे निम्न लोग, सामान्य लोग रहा करते थे। तो 2 खंडों में विभाजित था, पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र और पूर्व में निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र से बाहर उत्तर में एक टीले के उत्खनन से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से अवशेष, मजदूरों के रहने के लिए श्रमिक बस्ती, यानी कि इस जगह पर क्या रहते थे, मजदूर। मान लीजिए कि ये एक टीला है, यहाँ पर
वहाँ के एक मान लीजिए सेठ का घर है या फिर एक बड़े अमीर वर्ग के लोग का घर है, और नीचे कौन से रहते थे, मजदूर वर्ग रहते थे। कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुल 15 मकान प्राप्त हुए हैं जो मजदूर यानी श्रमिक बस्ती थी। इसी के पास से 16 भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी जो श्रमिक बस्तियाँ थी यहीं से क्या हुआ है, 16 भट्टियाँ जो है मिली हैं, प्राप्त हुई हैं। पुराविदों ने इसे तांबा गलाने का कारखाना माना है। पुराविदों ऐसा दावा करते हैं कि ये जो 16 भट्टी मिली हैं यहाँ पर क्या होता था, तांबा गलाया जाता था और तांबे का प्रयोग में लाया जाता था। यहीं से पकी ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं जिनके मध्य में एक गड्ढा है। एक गड्ढा है, ये कैसा प्रमाण देता है कि एक वृत्ताकार चबूतरा है, यहाँ पर एक गड्ढा है, ये क्या प्रमाण देता है कि यहाँ पर पेड़ हुआ करते थे। जैसे आज का गांव में आपने देखा होगा कहीं, तो ये मान लीजिए एक चबूतरा हो गया और इसके बीच में एक गड्ढा है, यानी कि पेड़ हुआ करता था। गड्ढे में गेहूं और जौ राख से, गड्ढे में किसके साक्ष्य मिले हैं, गेहूं और जौ की राख के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि हो सकता है कि पेड़ ना हो करके गेहूं और जौ मिले हों, उनकी राख के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो नगर के बारे में देखते हैं तो मोहनजोदड़ो का नगर 2 खंडों में विभक्त था। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूर्व में निचला क्षेत्र। मोहनजोदड़ो नगर में ही इस हड़प्पा नगर की ही तरह विशेषता थी। दुर्ग क्षेत्र में अनेक सार्वजनिक इमारतें प्राप्त हुई। यानी कि सार्वजनिक इमारतें क्या थी, जैसे कि सामान्य लोग भी उस घर में जा सकते थे, उस जगह का प्रयोग कर सकते थे। जैसे एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जहाँ पर बहुत से लोग आकर के क्या कर सकते थे, नहा सकते थे, कोई भी नहा सकता था, इस इतना विशाल स्नानागार था। यह पकी ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता में सबसे सुंदर कृति है। ये जो स्नानागार था, स्विमिंग पूल, ये कैसे बना है, पकी हुई ईंटों से बना है। यह पूरी इमारत 100 फीट लंबी, 180 फीट लंबी एवं 108 फीट चौड़ी है। इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार 11.89 मीटर लंबा और 7.01 चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी बड़ा कितना था, 11 फीट, और लंबा कितना था, 7 फीट, और चौड़ाई कितनी थी, 2.43 मीटर गहरा था। ठीक है। तालाब में पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण में दिशा में सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। इतना विकसित था कि मान लीजिए कि ये स्नानागार हो गया और इसके चारों तरफ क्या बनाई गई थी, दक्षिण में और उत्तर में क्या बनाई गई थी, सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इस तालाब में उतरने के लिए, इस स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकल जाता था। अब सोचिए ये कितना विकसित थे कि इन्होंने एक नाली भी बना दी थी जिससे कि तालाब का जो गंदा पानी था वो बाहर निकल जाता था। और विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर अनाज के संरक्षण दिया जाता था। यह अन्नागार 45.71 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है।